सामान्य विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मानव रोग, अर्थात मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे होते हैं, इनके क्या कारण हैं और कौन कौन से शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। इन सारी बातों का हम इस टॉपिक में विशेष रूप से डिटेल में अध्ययन करेंगे। काफ़ी उपयोगी टॉपिक है, परीक्षा में हर बार इससे प्रश्न आते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा शब्द है रोग। रोग किसे कहते हैं? तो रोग का मतलब होता है कि जब रुकावट आ जाती हो, स्वास्थ्य में रुकावट आ जाती हो, तो इसी को रोग कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में रोग को बोलते हैं डिजीज़। डिजीज़ मतलब असहज स्थिति। अर्थात अगर कोई मानव शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से असहज महसूस कर रहा हो, शरीर से, मन से और इमोशन से जब भी वहाँ असहज है, तो उसे हम रोगी कहेंगे और इस स्थिति को हम रोग कहते हैं। अब दूसरी टर्म्स आती है स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है। तो देखो, सबसे फर्स्ट हमें यह समझना होगा कि रोग की अनुपस्थिति हेल्थ नहीं होती। यानी किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है और हम ये कह दें कि वो स्वस्थ है, तो ये बात ठीक नहीं है। स्वास्थ्य अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो शरीर से यानी शारीरिक रूप से, मन से यानी मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, अगर इन तीनों दृष्टि से पूरी तरीके से सक्षम है अपने काम को करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई कि रोग किसे कहते हैं और स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अब आज हमारा टॉपिक जो है वो रोग है। तो हम मानव के सभी रोगों को सबसे पहले वर्गीकृत करते हैं कि मानव में जितने भी रोग होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। जो पहला प्रकार है वो है जन्मजात रोग और दूसरा प्रकार है उपार्जित रोग। मानव के समस्त रोगों को दो भागों में बांटते हैं, पहला जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात यानी कि कोनजेनिटल डिजीज़, और ये रोग जो होते हैं वो बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात ऐसे रोग जो जन्म से उत्पन्न होते हो उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। जन्म से कहने का मतलब जन्म लेने से पहले जब उसका भ्रूणीय विकास हो रहा होता है, उस दौरान उसमें कोई विकास त्रुटि या कोई उपापचय त्रुटि आ जाए या गुणसूत्र में कोई उत्परिवर्तन हो जाए, तो इस वजह से उसमें जो भी विकार उत्पन्न होते हैं वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। जब उसका भ्रूणीय विकास हो रहा होता है, उस दौरान उसमें उत्पन्न होने वाली विकास त्रुटि, उस विकास में कहीं त्रुटि आ जाए, भ्रूणीय विकास में कहीं त्रुटि आ जाए, या उसमें कोई उपापचय त्रुटि आ जाए, या उसमें कोई क्रोमोजोमल यानी कि गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे त्रुटि से जो रोग होते हैं, जो जन्म से ही बच्चे में होते हैं, ऐसे रोग को हम जन्मजात रोग कहते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर जैसे आपने कभी देखा होगा, किसी बच्चे में होंठ कटा हुआ है, किसी के अंदर तालू कटा हुआ है, किसी में डाउन सिंड्रोम यानी मंगोलिज्म है, तो ये सब जो होते हैं वो जन्मजात विकृतियाँ जो जन्म से ही होती है। अगला जो रोग है वो उपार्जित रोग है। पहली कैटेगरी हमने जन्मजात रोग की देख ली, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब होता है कि वो रोग जो जन्म लेने के बाद, जब मनुष्य ने जन्म ले लिया, पृथ्वी पर आ गया, पृथ्वी के पर्यावरण के कांटेक्ट में आया, यहाँ के सूक्ष्म जीव, दूषित भोजन, दूषित हवा, दूषित जल, इन सब की वजह से जो रोग उत्पन्न होता हो, जो जन्म लेने के बाद उसमें आ रहा हो, ऐसे रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। तो जन्मजात रोग जन्म से उत्पन्न होते हैं, उपार्जित रोग जन्म लेने के बाद दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित हवा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक। अब ये जो उपार्जित रोग हैं, इन्हें पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक यानी कि संचरणीय, कम्युनिकेबल, इन्फेक्शनल, ऐसी डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो, वो संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक का मतलब नॉन कम्युनिकेबल, असंचरणीय, अर्थात ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हो, वो असंक्रामक होते हैं। वापस इसको हम अच्छा देखते हैं। संक्रामक का मतलब हुआ कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई और उस व्यक्ति की कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तो वो व्यक्ति उससे उस दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हो, तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे अभी ये कोरोना वायरस है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है,
तो ये संक्रामक रोग हो गया। असंक्रामक जैसे मान लो किसी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ हो रखी है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम जो होती है वो उसके कांटेक्ट में आने वाले व्यक्ति में संचरित नहीं होती है, उसमें कम्युनिकेबल नहीं है, तो इसलिए इसको असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, संक्रामक रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्यों फैलते हैं? क्योंकि उस रोग को उत्पन्न करने वाला कोई न कोई एक रोगाणु है, कोई न कोई एक पैथोजन है, कोई न कोई एक रोगजनक है। तो जब भी उस संक्रमित या पीड़ित व्यक्ति के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति दूसरा आता है तो वो रोगाणु उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो संक्रामक रोग में आपको दो बातें याद रखनी है। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दूसरी बात, संक्रामक रोग का कोई न कोई एक रोगजनक होता है, रोग उत्पन्न करने वाला कोई न कोई एक कारक या पैथोजन होता है, जो कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कोई भी एक कारक हो सकता है। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हो, ऐसे रोग को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। और ये रोग जो होते हैं वो कई सारी कंडीशन होती है, इनकी वजह से उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी पोषक पदार्थ की कमी से हो जाते हैं, जैसे विटामिन की कमी से होने वाली स्कर्वी, रिकेट्स वगैरह आपने देखे होंगे, तो ये रोग असंक्रामक है, जो जिसको हुए हैं उसी तक सीमित रहेंगे। जैसे हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम है जो किसी चीज़ की अधिकता से उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार एलर्जी है, इसी प्रकार से कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये जितने भी रोग हैं, यानी किसी एंजाइम की कमी से, किसी हार्मोन की कमी से, किसी खनिज तत्व की कमी से, किसी विटामिन की कमी से, या किसी पदार्थ की अधिकता की वजह से, या गलत जीवन शैली की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम है, आपकी सर्वाइकल वगैरह है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपके जोड़ों में दर्द संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है, मोटापा है, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होती है, और ये असंक्रामक रोग की कैटेगरी में आती है। तो दो तरीके के रोग हो गए, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार के हुए। अब हम यहाँ पर आज जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे संक्रामक रोग को, कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं। तो फर्स्ट तो हमें ये समझ में आ ही गया होगा कि संक्रामक रोग उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई एक पैथोजन होता है, कोई न कोई एक रोगजनक होता है। तो इसी रोगजनक के आधार पर ये संक्रामक रोग पुनः आगे और वर्गीकृत किए गए हैं। वे संक्रामक रोग जीवाणु से उत्पन्न होते हैं, तो जीवाणु जनित रोग वायरस से उत्पन्न होंगे, वायरस जनित रोग प्रोटोजोआ से उत्पन्न होंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग कवक से उत्पन्न होंगे, कवक जनित रोग कृमियों से यानी कि कीड़ों से उत्पन्न होंगे, तो कृमि जनित रोग। तो इस तरीके से ये संक्रामक रोग हैं, और इन संक्रामक रोगों की ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है। अब हम ये जो संक्रामक रोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमें मेनली किसी भी रोग के संबंध में जो दो चार बिंदु मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखने हैं, यही परीक्षा में आते हैं और वो ही हमें याद करने हैं। सबसे पहले उस रोग का रोगजनक कौन है, दूसरा उस रोग का कोई अगर अन्य नाम है तो वो क्या है, तीसरा उस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, चौथा वह रोग कैसे फैलता है, उसका वाहक कौन है। ठीक है, क्योंकि हर एक संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो उसका कोई न कोई एक वाहक होना चाहिए, कोई न कोई एक माध्यम होना चाहिए, तो उसका वाहक कौन है। ठीक है, और इसके बाद उसका बचाव क्या है। ठीक, ये सारी बातें हमें देखनी होगी। चिकित्सकीय इलाज हमें नहीं देखने, जब तक कि कोई फेमस विशेष प्रसिद्ध कोई दवाई नहीं हो तब तक हमें चिकित्सकीय इलाज इसमें नहीं देखने हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग में हम अब सबसे फर्स्ट देखते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में पहला है टाइफाइड। पहला कौन सा है, टाइफाइड। तो सबसे पहला पॉइंट टाइफाइड का कि इसका अन्य नाम क्या है, तो टाइफाइड को हम मियादी बुखार और मोती जरा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, टाइफाइड जो रोग उत्पन्न हो रहा है वो किस से उत्पन्न हो रहा है, उस जीवाणु का क्या नाम है, तो साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग के रोगजनक जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद टाइफाइड जो रोग होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, यानी ये बीमारी शरीर के कौन से अंग में होती है, तो टाइफाइड हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, यानी कि ये आंतों को प्रभावित करती है। इसमें आपके प्लीहार और आंत्र योजनी जो होती है उसकी ग्रंथियाँ बढ़ जाती है, और इस रोग में तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उल्टियाँ भी हो सकती है, कब्जी भी हो सकती है, और टाइफाइड काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। तो टाइफाइड जो होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, हमारे पाचन तंत्र को। इसके बाद टाइफाइड हमने देखा कि भाई एक संक्रामक रोग है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है,
तो उसको फैलाने वाला कारक या माध्यम क्या है? तो टाइफाइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित जल या दूषित भोजन से फैलता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइफाइड का टेस्ट, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको जांच करवाएगा, तो कौन सी जांच से पता चलेगा कि उसको टाइफाइड हुआ है? तो उसकी जांच का नाम है विडाल टेस्ट। कौन सी जांच है? विडाल टेस्ट। इसके बाद अगला बिंदु है, अगला पॉइंट, अगला रोग टीबी। टीबी यानी कि पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस का अन्य नाम है हिंदी में तपेदिक रोग, क्षय रोग और काक रोग। टीबी को हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तपेदिक रोग, क्षय रोग और काक रोग। इसके बाद में टीबी का जो रोगजनक बैक्टीरिया है, कौन से जीवाणु से टीबी होती है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो टीबी शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। वैसे टीबी हड्डियों को, शरीर के लगभग पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है, लेकिन मेन टारगेट जो होता है टीबी का वो श्वसन तंत्र होता है, फेफड़े होते हैं। ठीक है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में अगर आप देखेंगे तो रात में पसीना आना है, बुखार आना है, भूख नहीं लगना और एकदम कमजोरी आ जाना, शरीर का वजन कम हो जाना। ठीक है, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। बलगम मतलब बलगम है, आना है, उसके साथ खून आना है। तो आपको मैं बता दूं कि टीबी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है कि वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और उसमें रात में पसीना आना और बलगम के साथ खून आना, ये इसका प्रमुख लक्षण है। इसके बाद टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है? तो हवा से, वायु के द्वारा। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कॉन्टैक्ट में आता है और वो टीबी के जो जीवाणु होते हैं वो खांसता है या बलगम निकालता है, तो उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के द्वारा फैल जाते हैं। और टीबी काफ़ी संक्रामक बीमारी है, काफ़ी भयानक बीमारी है। और अगला बिंदु है टीबी के टीके का नाम बताइए। तो टीबी का जो टीका है उसका नाम है BCG। नाम सुन रखा होगा आपने, BCG, जिसका पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन, ये BCG टीबी का टीका है। वर्तमान समय में टीबी का जो इलाज चल रहा है, उसके इलाज की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है उसका नाम है डॉट्स। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। डॉट्स कौन से रोग से संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है। टीबी के उपचार का तरीका है, और इस डॉट्स का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दरअसल इस टीबी जो होता है वो काफ़ी भयानक रोग है। इसमें व्यक्ति के ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। काफ़ी कुछ एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये डॉट्स टेक्निक निकाली गई है, जिसमें टीबी के इलाज के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स अपनाया जाता है। इसके बाद अगली बीमारी है टिटनेस। टिटनेस जो होता है उसका अन्य नाम है धनुष्टकार या लॉकजो। इसमें लॉकजो का मतलब होता है कि जबड़े, जो भी जबड़े जो होते हैं वो एकदम लॉक हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। और इसका जो रोगजनक है, उस रोगजनक जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस की रोगजनक का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और इसमें प्रभावित होने वाला अंग है आपके तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र। शरीर का तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं कि इसमें आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति एकदम उसकी बॉडी के सारे जो पार्ट होते हैं वो एकदम जकड़ जाते हैं, एकदम खींचा जाते हैं, हाथ पांव और एकदम यूँ खींचा जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं टिटनेस। और इस टिटनेस में मतलब तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। ये फैलता कैसे है? तो जनरली आपने सुना होगा टिटनेस जो होता है वो मिट्टी लगी हुई या जंग लगी हुई कोई वस्तु है उससे चोट लग जाती है, और या कोई खुला घाव है तो उसमें मिट्टी या जंग लगी हुई कोई वस्तु टच कर जाए तो उससे वो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और टिटनेस के टीके का नाम है ATS, एंटी टिटनेस सीरम। ठीक है। इसके बाद में है पर्टूसियस। पर्टूसिस यानी कि काली खांसी। काली खांसी जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं। इस रोग के रोगजनक का नाम है हीमोफिलस पर्टूसिस। क्या नाम है? हीमोफिलस पर्टूसिस। और ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े के श्वसन तंत्र को। मतलब ये एक खांसी होती है जो लगातार लंबे समय तक, यानी कि 100 डेज़ कफ बोलते हैं इसको, 100 डेज़ की खांसी बोलते हैं। लगभग कोई 10 सप्ताह से ज़्यादा, लगभग 100 दिनों तक अगर कोई खांसी रह जाती हो और इतनी ज़बरदस्त खांसी आती हो कि खांसने पर भी व्यक्ति को पूरा बेचैन हो जाए, पूरी मतलब कभी कभी बेहोश भी हो जाए, इतनी ज़बरदस्त खांसी जो होती हो, लंबे समय तक बनी रहती हो, उसे हम कुकर खांसी कहते हैं। और इसके रोगजनक का नाम है
हेमोफिलस पर्टुसिस, जो कि खांसी है यानी कि फेफड़े और श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगी, और इसके फैलने का जो तरीका होगा वो वायु होगा, यानी कि एक व्यक्ति खांसेगा तो उसके खांसने से वो जीवाणु निकल करके दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसका जो टीका है, आजकल ये रोग काफ़ी कम हो चुका है, इसका टीका निकल चुका है, इसका नाम है DTP। DTP यानी कि ये टीका जो होता है वो 3 रोगों का एक साथ होता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसियस एंड टिटनस, इन तीनों रोगों का एक साथ, वूफिंग कफ बोलते हैं खांसी को, काली खांसी को, तो इन तीनों का एक साथ टीका होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। इसके बाद अगला रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का अन्य नाम है रोहिणी। इसके रोगजनक का नाम है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये जो रोग होता है वो कौन से जीवाणु से होता है? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से। इस रोग में शरीर के श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि गले के अंदर एक कृत्रिम झिल्ली सी बन जाती है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, और कभी कभी ये स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये रोग जनरली छोटे बच्चों को होता है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है। इसका जो सबसे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र। ये फैलते कैसा है? तो दूषित भोजन से फैलता है, जनरली दूषित भोजन से, दूषित वायु से भी फैलता है। ऐसा माना जाता है संक्रमित दूध से ज़्यादा फैलता है। और इसके जो टीका है अभी हमने देखा ही था, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस वाला। इसके बाद कोढ़, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, इंग्लिश में लेप्रेसी बोलते हैं। इसके रोगजनक का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें प्रभावित होने वाला अंग जो है वो तंत्रिका तंत्र और आपकी त्वचा है। इसमें त्वचा के जो ऊतक होते हैं उस पर चकत्ते बन जाते हैं, और ये चकत्ते एकदम शून्य हो जाते हैं, जिस पर आप टच करो तो महसूस भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र और आपकी जो त्वचा होती है वो इस रोग में प्रभावित होती है, और ये वायु के द्वारा और स्पर्श करने के द्वारा ये रोग फैलता है। ठीक है, इसके बाद में अगला रोग है हैजा, जिसे कोलेरा बोलते हैं इंग्लिश में, और हमारे साधारण भाषा में इसको झाड़ा उल्टी की बीमारी बोलते हैं। इसका मतलब उल्टी दस्त की बीमारी ये। और इसके रोगजनक का नाम है विब्रियो कोलोरी। ये रोग जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित भोजन जो होता है, उस दूषित भोजन पे मक्खियाँ बैठती है, और तो मक्खियों के द्वारा फैलता है। बारिश के दिनों में अक्सर, विशेष रूप से जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस रोग से प्रभावित होते हैं, जिसमें मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और फिर ये दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा ये मक्खियों के द्वारा ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आपको याद रखना है कि हैजे का जो वाहक है वो कौन है? मक्खियाँ। इस रोग का लक्षण है कि इस इम्पोर्टेंट लक्षण इसका सबसे ये है कि भाई हैजे में क्या होता है कि उल्टी और दस्त होते हैं। तो उल्टी और दस्त होने से बॉडी में जल की कमी हो जाती है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है, और जल की भारी मात्रा में जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक घातक रोग है। तो हमें कोशिश करनी है कि इस रोग में उल्टी दस्त के द्वारा जो जल की कमी हो रही है वो जल की कमी नहीं हो। इसके लिए ORS का गोल है, नींबू पानी का गोल है, शक्कर और नमक का गोल है। ऐसे नमक और शक्कर का गोल, नींबू पानी का गोल या ORS का गोल आप कंटिन्यू पिलाते रहेंगे तो व्यक्ति के मरने के चांस काफ़ी कम होते हैं, यानी कि निर्जलीकरण रुक जाएगा और धीरे धीरे व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम से वापस रिकवर हो जाता है। साथ में चिकित्सा भी लेनी पड़ती है। और इसमें प्रभावित अंग क्या होगा? तो हमने अभी देखा कि उल्टी दस्त हो रहा है, इसका मतलब इसमें पाचन तंत्र प्रभावित हो रहा है। और रोकथाम का उपाय क्या है? तो रोकथाम का उपाय यही है कि भाई भोजन पे मक्खियाँ नहीं बैठें, है ना, ये ध्यान रखना है, यानी कि भोजन को ढक कर रखना है, और ठीक है, दूषित भोजन और दूषित जल का सेवन नहीं करना है। इसके बाद अगला रोग है प्लेग। प्लेग की रोगजनक का नाम है बैसिलस पेस्टिस। ये एक जीवाणुजनित रोग है और हम जीवाणुजनित रोग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है? बैसिलस पेस्टिस। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको सिखाने का। इसके बाद में प्लेग जो रोग होता है उसमें प्रभावित होने वाले अंग क्या है? तो प्लेग रोग जो होता है वो लगभग बॉडी के सभी सिस्टम को प्रभावित करता है, लेकिन विशेष रूप से ये जो लिम्फ सिस्टम होता है, लसिका तंत्र, रुधिर वाहिनियाँ, इनको विशेष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लेग की 3 कंडीशन होती है। गिल्टी वाला प्लेग होता है, एक न्यूमोनिक प्लेग होता है और एक सेप्टिसेमिक प्लेग होता है। गिल्टी वाले प्लेग में क्या होता है कि रोगी की जो जांघ है, कांख है, गर्दन है, उसमें जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है, लिसिका ग्रंथियाँ होती है, उसमें सूजन आ जाती है। न्यूमोनिक प्लेग जो होता है निमोनिया के लायक होता है, जिस तरीके से निमोनिया होता है उस तरीके का इसमें रोगी को वही श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी आएगी, छींके आएंगे। ठीक है, और सेप्टिसेमिक जो प्लेग होता है ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें जो जीवाणु होते हैं प्लेग वाले वो रक्त में चले जाते हैं और रक्त के द्वारा ये बॉडी में विकार उत्पन्न करते हैं, एक तरीके से जहर उत्पन्न कर लेते हैं। बहुत घातक साबित होता है ये। मैं सामान्य विज्ञान की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, इसका काफ़ी डिटेल और भी है,
लेकिन आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लेग फैलता कैसे है, इसके वाहक क्या हैं। तो प्लेग का जो फैलना होता है वो अभी हमने देखा कि इसके रोगजनक का नाम तो बैसिलस पेस्टिस है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है चूहों के माध्यम से। आपने जाना होगा, सुना भी होगा कि प्लेग जो होता है वो चूहों के माध्यम से फैलता है। दरअसल क्या होता है, चूहे के ऊपर भी एक छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं, छोटे छोटे फ्लीज पाए जाते हैं, पिस्सू पाए जाते हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस पिस्सू है जेनप्सेला क्योप्सिस। जेनप्सेला क्योप्सिस, तो ये जो पिस्सू होते हैं उस पिस्सू के अंदर ये जीवाणु होते हैं बैसिलस पेस्टिस। तो इस तरीके से प्लेग चूहों के द्वारा, चूहे के ऊपर होते हैं पिस्सू और पिस्सू के अंदर होते हैं बैसिलस पेस्टिस जीवाणु। तो इस बैसिलस पेस्टिस जीवाणु के द्वारा रोग होता है, लेकिन फैलाने वाला कौन है, चूहा और चूहे के ऊपर पाए जाने वाले पिस्सू। ठीक है, इसके बाद अगला है निमोनिया। तो निमोनिया ये श्वसन तंत्र की बीमारी है। इसके रोगजनक का नाम है आपके निमोनोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, और निमोनिया जनरली छोटे बच्चों को होता है, वही श्वसन तंत्र के संबंधित विकार है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, और फैलने का तरीका वायु है, हवा है, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होगी तो सांस लेने से फैलेगी, यानी कि हवा से ही फैलती है जनरली। ठीक है, इसके बाद में अगला है भोजन विषाक्तता। आपने फूड पॉइजनिंग का नाम सुना होगा। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक कोई भोजन पड़ा रहता है तो उसके अंदर कुछ जीवाणु पड़ जाते हैं, फिर वो भोजन आप खाते हो तो आपके शरीर में पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, उल्टी दस्त होने लग जाते हैं। तो ये जो फूड पॉइजनिंग होती है वो कौन से सिस्टम को प्रभावित करेगी, पाचन तंत्र या आंतों को प्रभावित करेगी। और इसमें फूड पॉइजनिंग में कई बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मेनली क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इसमें सबसे मेन होता है। इसके बाद में है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का आवरण स्रोत, यानी कि आपके मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क के ऊपर एक कपाल होता है, कपाल की अस्थियाँ होती है, उस कपाल अस्थियों के नीचे 3 झिल्लियाँ पाई जाती है, जिसको मेनिंजाइटिस या हिंदी में तानिका बोलते हैं, है ना। ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नोइड, ऐसी 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। तो इन 3 झिल्लियों में जो सूजन आ जाती है, उसके सूजन आने के कई सारे कारण होते हैं। कभी कभी ये CSF सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। लेकिन हम यहाँ बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ऐसे कई सारे बैक्टीरिया हैं। तो इन बैक्टीरिया की वजह से मस्तिष्क की जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें सूजन आ जाती है, इसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं। तो इसमें तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके बाद अगली बीमारी है गोनोरिया और सिफिलिस। ये दोनों आपके जनन मूत्र तंत्र, यानी कि जनन तंत्र और मूत्र तंत्र से संबंधित जो भी ऑर्गन है उनको प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, और दोनों जीवाणु से होती है। गोनोरिया रोग जो होता है वो नाइसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होगा, नाइसेरिया गोनेरियाई। और फैलेगा कैसे, तो ये मतलब किसी रोगी व्यक्ति के साथ संभोग करने से ये रोग फैलता है। और प्रभावित होने वाले अंग या लक्षण क्या है, तो इसमें जनन मूत्र तंत्र प्रभावित होता है, मैंने बताया। इसमें जलन होना है, संक्रमण है, जोड़ों में दर्द है, बांझपन है, ये सब इसके लक्षण हैं। इसके बाद सिफिलिस। सिफिलिस रोग जो होता है वो ट्रिपोनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है, ट्रिपोनोमा पैलिडम। और फैलने का तरीका वही है, रोगी व्यक्ति के साथ संभोग करने से फैलता है। और प्रभावित अंग मूत्र जनन तंत्र है, इसमें भी वही जलन, संक्रमण, और उसके मतलब जनन तंत्र जो होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर लाल रंग के दाने वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जितने भी जीवाणु जनित रोग थे जो सामान्य विज्ञान के दृष्टि से उपयोगी बिंदु थे वो सारे मैंने इसमें डिस्क्राइब कर दिए हैं। थोड़ा मैंने जल्दी बताया है। दरअसल इसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें आपको याद खुद को ही रखनी होगी। इनको आप 2-3 बार रिपीट करके, लिख करके अच्छी तरह से समझ करके याद कर लें।